हाय ऑल, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ हम एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको ट्रेन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो। बेस्ट पार्ट हमारे कोर्स का ये है कि आपको कोई भी फीस नहीं पे नहीं करनी है अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम होता है। हमारा एक इनिशिएटिव है, बहुत ही अमेजिंग है। आप वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे आके लॉन्च पैड पे क्लिक करके आप यहाँ पे नेविगेट हो सकते हो। लॉन्च पैड बेसिकली क्या है कि हमने वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स के लिए बेसिक्स वहाँ पे डाल रखे हैं इन एब्सोल्यूट फ्री। एब्सोल्युटली फ्री है उसका, आपको कोई कॉस्ट नहीं पे, मतलब कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं उसके लिए। तो जैसे आप स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे, आप यहाँ पे ऐसे करके आ जाओगे। मैंने अपना प्रोफाइल बना रखा है, यूज़र नेम वगैरह क्रिएट किया है, पिक्चर भी है मेरी हंसती हुई। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोर्स ट्रैक है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML, बिगिनर्स गाइड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड इन जावा, हिंदी में। तो यहाँ पे एनरोल करो, यहाँ पे आप क्विजेस होते हैं उनके आंसर करो और अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यही है। और प्लेग्राउंड का मतलब ये है कि अगर मान लो अगर तुम्हें जावा में कोड लिखना है या C++ में या पाइथन में लिखना है तो यहाँ पे एल्गोरिथमिक प्लेग्राउंड है। पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए यहाँ पे टन्स ऑफ लैंग्वेज के लिए अवेलेबिलिटी, आप उसके लिए अपना प्लेग्राउंड यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट मतलब कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये है। और कॉन्टेस्ट रेगुलर होते रहते, तो कॉन्टेस्ट वाले टैब पे आओगे तो कॉन्टेस्ट आपको हो जाएंगे, जो जैसे मई में हो रहा है, अभी 28 मई को हमारा कॉन्टेस्ट है, आप उसमें भी एनरोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डैट इज़ इट इस वाले वीडियो के लिए। इसके पहले जो हमने देखा था, हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इंटरव्यूज़ में जो जो पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे प्रोसेस क्रिएट, मतलब रेडी स्टेट से रनिंग में जाती है, रनिंग से फिर मतलब टर्मिनेट होती है स्टार्ट से, ठीक है, न्यू प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है वगैरह, ट्रांजिशन डायग्राम देखा था बेसिकली। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे टाइम रिलेटेड टू अ प्रोसेस। जैसे एक प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसका कोई टाइमलाइन, टाइम्स होंगे कि वो प्रोसेस कब आ रहा है और कितने टाइम पे ख़त्म हो रहा है, कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है, कितने टाइम के लिए वो CPU को यूज़ कर रहा है। बस सिंपल टर्मिनोलॉजी से, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे। अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम नाम से ही मतलब हो रहा है, जब भी प्रोसेस अराइव हो रहा है उसी को मतलब अराइवल टाइम कहते हैं। क्यों मतलब रेडी स्टेट में जब भी आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अराइवल टाइम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो अगर मेरा प्रोसेस है, एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कि बेसिकली क्या होगा, प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस नंबर है P1, P2, P3। यहाँ पे अराइवल टाइम दिया है T=1 सेकेंड, ये सारे सेकेंड्स में 2 पे 3 पे। तो देखो, जब भी हमारा एक ड्रॉ करते हैं, इसको गैंट चार्ट बोलते हैं बेसिकली, बट ये यूज़ नहीं आता है, हाँ, क्योंकि हमारा इंटरव्यू हमसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बेसिक वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारा देखेगा। तो देखो, अराइवल टाइम 1, T=0 से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम 0 हो रहा है, मतलब टाइम 0 ऐसा कुछ होता नहीं, बट अभी हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है तो हमने इसको टाइम 0 मान लिया है। टाइम 0 पे प्रोसेस है ये, लेकिन मेरा हमारा अराइव कब हो रहा है? T=, जैसे ही टाइम 1 हुआ, P1 प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल होने का मतलब CPU को वो मिल जाएगा प्रोसेस और वो एग्जीक्यूट होना, रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यही है अराइवल टाइम, कि जब भी जब जो वो वाला टाइम स्टार्टिंग जहाँ से वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बर्स्ट टाइम क्या होता है? बर्स्ट टाइम जैसे मान लो बर्स्ट टाइम दे रखा है मैंने 4, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 4 है, मतलब इस प्रोसेस को, जैसे CPU है, CPU अगर प्रोसेस P1 को लेगा एट टाइम =1 पे, देखो यहाँ पे मिल रहा है इसको, तो यहाँ पे 4 सेकेंड तक अपने पास होल्ड रखेगा, क्योंकि इसको P1 को एटलीस्ट 4 सेकेंड चाहिए अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए। तो वही है, कितने समय तक CPU में हम वो प्रोसेस को होल्ड करते हैं ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर सके, अपना वर्क परफॉर्म कर सके वो प्रोसेस, उसी को हम बर्स्ट टाइम कहते हैं। कंप्लीशन टाइम, जैसे मान लो ये T=4 पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन टाइम क्या होगा? T=1 पे 4 इसमें ऐड कर दो 5, तो T=5 पे अगर मान लेते हैं, सॉरी, T=2, T=3, T=4, जैसे मान लेना है अभी हमारा जो पहले आया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मतलब मैं यहाँ पे कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है कि जो पहले आया है वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले P1 आया है तो मान लेते हैं कि जब तक P1 नहीं एग्जीक्यूट होगा पूरा पूरा, बाकी सारे मतलब प्रोसेस नहीं होंगे, वेट करेंगे। जैसे बैच OS काइंड ऑफ मान लो। तो क्या होगा कि जब भी यहाँ पे टाइम 5 होगा जैसे ही, तो हमारा P1 अपना काम कर चुका होगा। तो ये T1 से लेके 5 तक ये पूरा P1 होल्ड रखेगा, ठीक है, P1 होल्ड रखेगा। P1 अराइव कब हुआ?
t=1 सेकेंड पे, P1 ख़त्म कब हुआ 5 पे, तो जो ख़त्म होगा, जो यानी कि जो लास्ट टाइम वो ख़त्म होगा उसी को कंप्लीशन टाइम कहते हैं। सिंपल एज इतना ही सिंपल है, बस कंफ्यूजन नहीं। बर्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे जो स्पैन है ये पूरा, जितने समय तक P1 ने CPU को बिजी रखा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, बर्स्ट टाइम उसी को कहते हैं। बट ये थोड़ा सा सिली है, क्योंकि हम किसी प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले ही मतलब उसका कैसे पता करें कि पता ही नहीं कर सकते, बेसिकली गैस कर सकते, बट मान लो अगर मैंने एक प्रोसेस उठाया पी, मतलब लेटर से मैं कोई कोड लिखा हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, मैंने कह दिया 4 सेकेंड में वो ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी प्रोसेस का एंड टाइम, मतलब कितना उसको चाहिए, वो तो पर्टिकुलर प्रोसेस पे डिपेंड करे। मान लो उसमें मतलब प्रोसेस रुक गया कहीं बीच में, तो उसके हिसाब से तो इनफाइनाइट टाइम भी लग सकता है। तो ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना बर्स्ट टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ स्टार्ट होने से पहले आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो कितने टाइम में ख़त्म होगा। इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर प्रोसेस, कितना लेंदी है, कितने कितने इनपुट्स चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें उस पर डिपेंड करेगा। कंप्लीशन टाइम वही है जितने टाइम के लिए जो लास्ट टाइम, जैसे मान लो कंप्लीशन टाइम क्या है, जैसे इधर से आओ इस साइड से, कब लास्ट टाइम P1 छोड़ के जा रहा है, मतलब इस वाले चार्ट को, वही हमारा कंप्लीशन टाइम है। तो कंप्लीशन टाइम 5 हो जाएगा P1 के लिए। बर्स्ट टाइम कितना है 4, ठीक है, बर्स्ट टाइम 4 है। अराइवल टाइम 1 है इसका। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम जैसे जो जब पहली बार एंटर हुआ प्रोसेस और लास्ट टाइम एग्जिट हुआ, उसी को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम जितने टाइम के लिए, जैसे मान लो अभी यहाँ वेटिंग नहीं है, लेकिन जैसे मान लो P1 जब तक 5 तक आया तो P2 क्या हो रहे होंगे, जैसे P1 यहाँ पे शेड्यूल हो रहा है, P ये मान लो क्यू है हमारा, रेडी क्यू है, जो हमने बात किया था रेडी स्टेट में जितने भी प्रोसेस है। तो P1 का काम जब तक पूरा नहीं होगा, अगर मान लो बैच ओएस वाला सिस्टम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ही, तो P1 P2 और P2 भी अराइव हो जाएगा और P3 भी अराइव हो जाएगा, क्योंकि देखो t=5 तक तो सारे ही हो जाएंगे, 5वां सेकेंड जब तक आएगा टाइम हमारा, तो P2 भी हो जाएगा, P3 भी हो जाएगा। बट P2 और P3 क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ना। तो P2 कब एग्जीक्यूट होगा, इसके जस्ट जैसे P1 खत्म होगा तुरंत कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, P2। तो P2 5 पे शेड्यूल हुआ, मान लेते हैं इसको 2 सेकेंड चाहिए अपना एग्जीक्यूशन शुरू करने के लिए, ठीक है, 2 सेकेंड चाहिए। अब उसके बाद से देखो 5 से शुरू हुआ तो कितने पे जाएगा, वो खत्म होगा 7 पे जाके खत्म होगा, ठीक है। तो P2 का जो एंडिंग होगा वो 7 पे होगा P2 का। तो P2 का जैसे मान लो P2 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, वो अराइव तो t=2 पे होना चाहिए था, लेकिन शेड्यूल कब हुआ t=5 पे, तो उसने वेट कितना किया, 3 सेकेंड का वेट किया। यही है कि अगर रेडी क्यू में रहने के बाद से अगर उसका टाइम पूरा हो जा रहा है, तो उसके बाद कितने देर तक वेट कर रहा है वो प्रोसेस, उसी को वेटिंग टाइम कहते हैं। और रेस्पॉन्स टाइम में एक एग्जांपल लेके, मतलब जब मैं फर्स्ट सर्व बढ़ाऊँगा तो रेस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम थोड़ा वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वहाँ पे समझा दूंगा आपको। और इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, जो कि मतलब क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शेड्यूलिंग क्या है मैंने बता ही रखा है। शेड्यूलिंग क्या है, एक प्रोसेस को उठा के CPU को देना, CPU से एग्जीक्यूट कराना, उसको शेड्यूलिंग कहते हैं। बट ये शेड्यूलिंग कौन करता है, शेड्यूलर करता है, ठीक है। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। और यहाँ वही लिख रखा है मैंने स्क्रीन पे, पिकिंग ऑफ वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट एंड देन गिविंग इट टू द CPU, इट इज डन बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो एल्गोरिथम्स पूछे जाते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे इंटरव्यू पूछेगा फर्स्ट FCFS स्टैंड फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बताना है तुम्हें। इसमें क्या है, जो पहले आता है उसको पहले ही सर्व करते हैं शॉर्ट, और सेकेंड वाला जो है SJF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब जो जॉब जिस भी प्रोसेस का सबसे कम एक बर्स्ट टाइम होगा, जो जिसको CPU कम समय के लिए चाहिए होगा, उसी को एग्जीक्यूट करा देंगे। ये ऐसा है जैसे मान लो हमें असाइनमेंट मिलते थे, 10 क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले क्या सोचते हैं कि जो सबसे इजी वाला है उसको ख़त्म करो ताकि 9 बचेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो हम कम समय में ज़्यादा प्रोसेस को शेड्यूल कर पा रहे हैं, तो हमारा थ्रूपुट जो है बढ़ जाता है एब्सोल्युटली। मतलब इसमें नो डाउट एग्जाम्पल में समझाऊंगा कैसे होगा। मतलब थोड़ा समझो कि अगर मैंने तुम्हें पाँच प्रोग्राम लिखने को कहे, तो एक प्रोग्राम लिखने को कहा है मैंने कि हेलो वर्ल्ड वाला है, एक प्रोग्राम लिखना है सम ऑफ 2 नंबर्स वाला है, एक एवरेज नंबर्स और एक सीरीज़ वाला प्रिंट करने का, और एक हो गया कि फिबोनाची मतलब प्रिंट करो। तो सबसे आसान कौन सा है, प्रिंट वाला। फिर उसके बाद से सम निकालना, फिर उसके बाद से सीरीज़ वाला, फिर उसके बाद से फिबोनाची वाला। तो तुम जो भी होगा सबसे आसान वाला उठाओगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। तो यही है शॉर्टेज जॉब का मतलब, कि आप शॉर्टेज जॉब उठाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। क्यों एग्जीक्यूट करना है, CPU के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को हम शेड्यूल कर सकें, हमारे CPU की एफिशिएंसी बढ़ जाए और थ्रूपुट हमारा हाई हो। बेसिकली थ्रूपुट क्या होता है कि
पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेसेस को सीपीयू को दे सकते हैं, वही थ्रूपुट होता है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। राउंड रॉबिन क्या है? राउंड रॉबिन इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मैं एक्सटेंसिवली एक वीडियो में पूरा बताऊंगा राउंड रॉबिन क्या है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है कि सिमिलर टू लॉन्ग एसडीएफ, उसी की तरह है। एचआरएनएन अभी के छोड़ देते हैं, मतलब फुल फॉर्म बताने से क्या फ़ायदा, मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी जैसे मान लो मैंने पॉलिटिशियन वाला एग्जांपल लिया था, तो कोई कोई प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे मान लो अभी सब कुछ चल रहा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कोई अचानक से प्रोसेस आ गई जिसका हायर प्रायोरिटी है, तो वो उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हम क्या करेंगे, फोर्सफुली अगर मान लो मेरे 5 प्रोसेस रन हो रहा है, जैसे ये वाला 5 प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन छठा प्रोसेस आ गया जो कि एक पॉलिटिशियन है जिसको एग्जीक्यूट होना है फर्स्टली, एज अ काइंड ऑफ पॉलिटिशियन मान लो, तो ये क्या होगा, इस वाले प्रोसेस को हम होल्ड पे कर देंगे और इस 6th वाले प्रोसेस को रेडी क्यू में ले आएंगे। जैसे पेन से हटाने से अच्छा, जैसे मान लो ये मैं डायग्राम समझा देता हूँ। P1, P2, P3 हमारे P4 प्रोसेस रन हो रहे हैं, इस ऑर्डर में रन हो रहा है, ठीक है। अभी एक प्रोसेस P5 आ गया, जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है। क्या है? प्रायोरिटी बहुत हाई है। प्रायोरिटी हाई होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में बात करें, वो सिस्टम और ओएस से रिलेटेड प्रोसेस हो सकता है, तो उसका प्रायोरिटी हाई रहता है ऑलमोस्ट। या फिर आपने कोई टास्क छोड़ रखा है, उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम ओपन कर रखा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, उससे रिलेटेड वो हो सकता है, तो प्रायोरिटी हाई का प्रोसेस आया। अभी यहाँ पे सीपीयू को जस्ट P4 मिलने ही वाला था, तब तक प्रायोरिटी हाई वाला आएगा, तो इन सारे को जंप करा के, मतलब इन सारे को छोड़ के P5 सीपीयू को ले लेगा, इसको कमिट कर देगा थोड़े देर के लिए। तो जब P5 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तभी इसके बाद से P4 होगा। यही प्रायोरिटी है। और प्रीएम्प्ट मतलब रोक देना, नॉन प्रीएम्प्ट मतलब और रुक बिना रुके चलना, जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और यही कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसका भी एग्जांपल लेके एक सबका एक मैं क्या करूँ, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा। तो बेसिकली बस हमने इस वाले वीडियो में क्या देखा, बहुत सारे टाइम्स जो भी रिलेटेड टू प्रोसेस होते हैं उनको कवर अप किया, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे अपने सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। यहाँ पे हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। जो सिस्टम कॉल्स थ्रेड्स हैं वो मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा, और इसके बाद से हम अपना सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।